बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CS 201 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम एक सैम्पल प्रोग्राम देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशंस देखेंगे, यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स देखेंगे और कुछ लास्ट पे टिप्स हैं उनको देखेंगे कि इस चैप्टर की टिप्स कौन सी हैं। अब दोस्तों लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स 1, 2, 3 को नहीं वॉच किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको फुल प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। आप फुल प्लेलिस्ट के लिंक के ऊपर जाकर हमारे प्रीवियस तमाम लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि आपको इस लेक्चर की समझ तब ही आएगी जब आप प्रीवियस 3 लेक्चर्स देख लेंगे। और डेव C++ जिसके ऊपर हम कोडिंग करते हैं C++ की, उसको डाउनलोड करने की और इंस्टॉल करने की और उसकी सेटिंग करने की प्रॉपर जो वीडियो है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड किया गया है। आप उसको वॉच करें और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया, जहां से आप हमारी वेबसाइट को ज्वाइन करके अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर 4 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे क्या करना है जी, सैम्पल प्रोग्राम करना है। सैम्पल प्रोग्राम यानी एक प्रोग्राम उन्होंने दिया हुआ है जिसको आपने सॉल्व करना है। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कहता है कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एज ऑफ अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट। कहता है एक क्लास है जिसके अंदर 10 स्टूडेंट हैं, उन 10 स्टूडेंट की जो एज है ना वो आपने उसकी एवरेज एज फाइंड करनी है। यानी 10 स्टूडेंट्स की पहले आपने एज लेनी है 1 बाय 1 और फिर लास्ट पे जाके उसकी एवरेज एज फाइंड करके देनी है। कहता है प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर द एज ऑफ ईच स्टूडेंट। यानी कहता है आपने जो स्टूडेंट्स की जो एज है ना वो यूज़र से ही पूछनी है, यानी स्टूडेंट से ही पूछनी है, खुद मैनुअली एंटर नहीं करनी। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन दोस्तों ये होगा कि सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि यूज़र की जो एज होती है, स्टूडेंट की जो एज होती है वो किस टाइप की होती है। यानी इंट टाइप की होती है, फ्लोट टाइप की होती है, कैर टाइप की होती है, स्ट्रिंग टाइप की होती है या फिर बूलियन टाइप की होती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि किसी भी बंदे की जो एज होती है वो 25, लेट्स से 12, लेट्स से 18, तो ये क्या है? ये सारी क्या है? इंटीजर वैल्यूज़ हैं, यानी होल नंबर्स हैं। तो जब भी दोस्तों आपने होल नंबर स्टोर करने होते हैं तो उसके लिए आप कौन सी वेरिएबल टाइप यूज़ करते हो? आप यूज़ करते हो इंट टाइप, ठीक है। अब इंट के आगे आपको चाहिए उतने वेरिएबल्स इंट टाइप के जितने स्टूडेंट्स की आपने एज लेनी है। तो मुझे कितने स्टूडेंट्स की एज लेनी है? 10 स्टूडेंट्स की। इसका मतलब है मुझे इंट टाइप के 10 वेरिएबल चाहिए। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक वेरिएबल में एक टाइम में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू स्टोर होती है। सो मुझे 10 वैल्यूज लेनी है 10 स्टूडेंट्स की, तो मुझे 10 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे किस टाइप के? सब इंट टाइप के होने। तो यहाँ पे मैंने पहला वेरिएबल बना लिया एज 1 के नाम से, ठीक है। इसी तरह मैंने दूसरा वेरिएबल बना लिया इंट एज 2 के नाम से। तो दोस्तों आप इस तरह से एक लाइन के अंदर भी एक वेरिएबल बना सकते हैं। या फिर दूसरा जो इसका सबसे आसान तरीका वो ये होता है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आपने C++ के अंदर एक ही सेम टाइप के साथ एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाने हो तो बजाय इसके कि आप अलग अलग बार इंट नेक्स्ट वेरिएबल फिर देन इंट फिर नेक्स्ट वेरिएबल, तो कहता है आप ऐसे ना करो। आप ऐसे करो कि अगर आपने एक ही सेम टाइप के मल्टीपल वेरिएबल बनाने हैं तो देन एक ही दफ़ा टाइप बताओ, उसके आगे देन पहला वेरिएबल, देन लगाओ कॉमा और फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल, ठीक है, और फिर देन तीसरा वेरिएबल, ठीक है, और फिर देन चौथा वेरिएबल, फिर देन पाँचवां वेरिएबल, देन छठा वेरिएबल और फिर आपका 7वां वेरिएबल और फिर आपका 8वां वेरिएबल और फिर ये हो गया आपका 9वां वेरिएबल और फिर लास्ट पे ये 10वां वेरिएबल, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ तक के लिए लास्ट पे सेमीकोलन। जैसे ही दोस्तों आपने जितने वेरिएबल बनाने होते हैं, जितने रिक्वायर्ड थे आपको इंट टाइप के साथ, तो ये तब करते हैं जब आपकी टाइप सब वेरिएबल की टाइप सेम हो। जैसे यहाँ पे देखें सब की मैंने टाइप इंट रखनी थी, सो यहाँ पे ये तरीका तब करते हैं, एक ही लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल तब बनाते हैं जब आपके सब वेरिएबल की टाइप सेम हो, ठीक है। इंट है तो इंट सबकी हो, अगर एक की सबकी फ्लॉट है तो ये फ्लॉट होनी चाहिए, करैक्टर हो तो करैक्टर सबकी, इसी तरह, ठीक है। तो मैंने इंट टाइप के साथ 10 वेरिएबल बना लिया, एज 1 देन कॉमा। ये कॉमा लगाना जरूरी होता है क्योंकि ये कॉमा बताएगा कि ये एक वेरिएबल है, देन ये दूसरा वेरिएबल है, देन ये तीसरा, देन चौथा एंड अप टू 1 चलते चलते लास्ट में जाके सेमीकोलन वहाँ पे आएगा जहाँ पे आपने आखिरी आपका वेरिएबल होगा, यानी जिसके आगे आपने कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा नहीं बनाना। अब मैंने यहाँ पे 10 वेरिएबल बना लिए। ओके जी, अब इसमें मैंने क्या करना है? यूज़र से वैल्यू लेनी है। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं। क्या करते हैं? यूज़र को एक स्क्रीन पे मैसेज दिखाते हैं, क्योंकि वो मैसेज यूज़र रीड करके फिर ही जारी बातों से पता चलेगा ना कि मैंने क्या एंटर करना है। अगर आप कोई मैसेज नहीं यूज़र को दोगे वैल्यू लेने से पहले, अगर आप कोई मैसेज ही नहीं दोगे यूज़र को, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या एंटर करना है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले कराओगे। तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई भी चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम सी आउट का इस्तेमाल करते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया सी आउट, एंड सी आउट के साथ ये लेसन के 2 ऑपरेटर होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको कोई मैसेज हो
जिसको आपने सेम एज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। और अगर आपकी किसी वेरिएबल की वैल्यू आपने डिस्प्ले करनी है तो उस वेरिएबल का नाम सी आउट के अंदर डालते हैं विदाउट कोट, यानी वेरिएबल के नाम को कोट के अंदर नहीं लिखते, सिर्फ मैसेज को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 1, ठीक है। और यहाँ मैंने ऐसे कॉलन लगा के ये थोड़ी खूबसूरती बना दी इसकी। चलें, ये होगा मेरा मैसेज। अब मैसेज के बाद मैंने लेनी है यूज़र से वैल्यू, यानी ये पहले सबसे पहले ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद यूज़र के सामने जैसे ये मैसेज आएगा एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 1, तो वो कोई ना कोई यानी वैल्यू टाइप करेगा, यानी एज टाइप करेगा। अब वो जो एज उसने स्क्रीन पे टाइप करनी है उस एज को हासिल करके हमने इस एज 1 वाले वेरिएबल में रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों यूज़र जब स्क्रीन के ऊपर कोई भी वैल्यू टाइप करता है तो उस वैल्यू को स्क्रीन से फेच करने के लिए यानी हासिल करके किसी वेरिएबल में रखने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है C++ के अंदर सी इन के नाम से। ये जो सी इन है ये क्या करता है, ये यूज़र से वैल्यू लेने के लिए यूज़ होता है। जब आपने यूज़र से वैल्यू टेक करनी हो तो उसके लिए हम सी इन का इस्तेमाल करते हैं। तो सी इन के आगे ये ग्रेटर दैन के 2 ऑपरेटर आते हैं और इस ग्रेटर दैन के ऑपरेटर के आगे उस वेरिएबल का नाम आता है जिस वेरिएबल के अंदर यूज़र से वैल्यू लेके आपने स्टोर करनी है। तो मैंने यहाँ पे ये जो एज 1 है ये किस में स्टोर करनी है, ये इस एज 1 वाले वेरिएबल में। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एज 1, ओके। तो चलें, ये आपने क्या किया, आपने यूज़र से फर्स्ट स्टूडेंट की जो एज है वो ले लिया। अब इसी तरह बाकी जो रिमेनिंग 9 स्टूडेंट्स हैं उनकी भी आपने एज लेनी है। तो आप इसी को डुप्लीकेट कर लो, यानी इसी को कॉपी एंड पेस्ट करते जाओ। तो सिंपली आपने इसको पेस्ट एंड इसको पेस्ट, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब इनकी यहाँ पे ये मैसेज चेंज कर दो। यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा जी, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, स्टूडेंट 4 है, फिर स्टूडेंट 5 की एज लेनी है, फिर 6 की एज लेनी है, फिर 7 की, फिर आपने लेनी है जी स्टूडेंट 8 की एज, और फिर 9 की, और फिर आपने स्टूडेंट नंबर 10 की एज लेनी है। इसी तरह ये जो आपने सी इनके आगे वेरिएबल जिनमें आपने वैल्यू स्टोर करनी है तो उनका भी नाम चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे पहली जो एज है वो एज 1 वाले वेरिएबल में रखनी है, दूसरी जो है वो एज 2 के अंदर रखनी है, तीसरी एज 3 के अंदर रखनी है, फिर 4 के अंदर, फिर 5 के अंदर, फिर 6 के अंदर, फिर उसके बाद 7 और 6 के बाद 7 और उसके बाद यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 9 और फिर उसके बाद 10, ओके। तो इस तरह से दोस्तों हम यूज़र से वैल्यू, यूज़र को पहले मैसेज डिस्प्ले करते हैं सी आउट के साथ और फिर यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम सी इन लगाते हैं और उसके आगे उस वेरिएबल का नाम बताते हैं। तो ये देखिए मैंने 10 स्टूडेंट्स का जो एज है वो टेक कर लिया यूज़र से, ओके। अब ये एज लेने के बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने दोस्तों ये करना है कि इन तमाम एजेस को जो है इनका एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज कैसे हम फाइंड करते हैं, एवरेज फाइंड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे एक वेरिएबल पहले बनाओ जिसके अंदर आप एवरेज, जारी बात है जो आपने एवरेज फाइंड की है उस एवरेज को फाइंड करने के बाद आपने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर भी तो करना है ना उस एवरेज को। तो उस एवरेज को स्टोर करने के लिए आप यहाँ पे बना लो एक वेरिएबल, ठीक है, इंट टाइप के साथ, और इंट के अंदर आप लेट से लिख लो एवीजी लिख लो, एवीजी मीन एवरेज, ठीक है, ओके जी। तो एवरेज लिख लिया। अब दोस्तों जो एवरेज होती है वो किस में आती है, वो पॉइंट में भी हो सकती है। सो एवरेज चूँकि पॉइंट में भी हो सकती है तो इसलिए इसकी डाटा टाइप इंट नहीं आएगी बल्कि कौन सी आएगी, फ्लॉट टाइप आएगी, ठीक है जी। क्योंकि फ्लॉट क्यों, क्योंकि जो एवरेज होती है वो इंट में भी हो सकती है और फ्लॉटिंग यानी डेसिमल वैल्यूज़ में भी हो सकती है। सो ये मैंने एवरेज नाम का वेरिएबल बना लिया। अब मुझे क्या करना है, एवरेज फाइंड करनी है। अब एवरेज अब कैसे निकालोगे, आप सिंपली यहाँ पर लिखोगे एवीजी, आगे लिखोगे इक्वल, और उसके बाद आपने इस एवीजी, ये जो इक्वल का साइन होता है ये क्या करता है, ये आपको पता है ना राइट साइड वाली चीज़ को उठाकर लेफ्ट की तरफ असाइन कर देता है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले जो मेरी एज 1 है उसको प्लस कर दो किसके साथ, एज 2 के साथ, एज 2 के साथ, फिर उसको प्लस कर दो एज 3 के साथ, फिर उसको प्लस कर दो। तो यहाँ मैं जो है ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। और 1 मिनट, यहाँ पे हम एज 3 के बाद यहाँ पे प्लस एज 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ओके, यहाँ पे फिर एज 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल के नाम चेंज कर दें 3 4 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7, फिर यहाँ पे आ जाएगा एज 8, फिर 9 के बाद
10, ठीक है। तो ये आपने सब एजेस को जो है आपस में क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब दोस्तों इन सब को आपस में ऐड करने के लिए हम यहाँ भी क्या करते हैं जी, ये ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्योंकि आपको पता है ये कर्ली ब्रेसेस हम जहाँ भी लगाते हैं वो क्या होता है, वो चीज़ सबसे पहले सॉल्व होती है। सो हम चाहते हैं सबसे पहले ये इन तमाम एजेस को ऐड करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने ये कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर लिया। सो ये कर्ली ब्रेसेस क्या करेंगे, अब इन तमाम एजेस को पहले ऐड करेंगी। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा सिंपली हम चाहते हैं उस आंसर को जो है डिवाइड कर दे किसके ऊपर, नंबर ऑफ एजेस के ऊपर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 10। तो ये 10 हमने लगा दिया, तो डिवाइड कर दिया 10 के ऊपर। तो ये आपके पास एवरेज ऑफ एज आ जाएगी 10 स्टूडेंट्स की। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज। ओके, तो ये एवरेज हमने फाइंड कर ली। अभी इस एवरेज को जो है ये सबसे पहले ये इस फार्मूले के जरिए एवरेज निकालेगा। वो जो भी एवरेज का आंसर आएगा उसको उठाकर ये सिंगल इक्वल का साइन करता है, ये राइट साइड पे जो भी आंसर आएगा उसको उठाकर इस एवीजी वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब फाइनली हमने क्या करना है, ये एवीजी के अंदर जो आंसर आया उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं सी आउट और यहाँ पे क्या देते हैं जी एवरेज ऑफ एज और आगे। अब देन मैंने आपको ये भी बताया एक ही सी आउट के साथ अगर आपने एक से ज़्यादा चीज़ें डिस्प्ले करनी हो तो ये जो ऑपरेटर है ना लेस देन के सी आउट के साथ ये अगेन यूज़ होते हैं। तो आप चाहते हो पहले ये मैसेज आए एवरेज ऑफ एज और उसके बाद ये जो एवरेज है ये डिस्प्ले होता है, उसके लिए आप दोस्तों दोबारा से ये लेस देन के ऑपरेटर यूज़ करोगे और इसके आगे अपने उस वेरिएबल का आप नाम बताओगे जिसकी वैल्यू आपने डिस्प्ले करनी है। तो मैंने लिख दिया एवीजी एवरेज। सो अब ये वैल्यू आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब दोस्तों हम चाहते हैं ये जो जितने भी चीज़ें हैं ये सारी नेक्स्ट ये जितने भी मैसेजेस हैं ये सारे नेक्स्ट लाइन पे आएँ। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या यूज़ करते हो, एंड लाइन का इस्तेमाल करते हो। यानी इस कुछ इस तरह से आप लिखते हो एंड एल, तो ये क्या करता है ये न्यू लाइन पे आपको ले जाता है। लेकिन दोस्तों इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, वो क्या बोला दोस्तों, जब भी आप डबल कोट्स के अंदर बैक स्लैश लगाते हो ना इस तरह से बैक स्लैश, तो इस बैक स्लैश का एक खास पर्पज़ होता है, ठीक है। इस बैक स्लैश का एक खास पर्पज़ होता है, वो क्या बोला, अगर आप इस डबल कोट्स के अंदर बैक स्लैश के साथ एन लगा दोगे ना तो ये आपको न्यू लाइन पे ले जाता है। जिस तरह वो एंड लाइन करता है ना ऐसे ये बैक स्लैश एन कर देता है। अगर आप डबल कोट्स में बैक स्लैश एन लगा दोगे तो ये आपको न्यू लाइन पे ले जाएगा। अगर आप दोस्तों बैक स्लैश टी लगा देते हो, ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको 8 स्पेसेस यानी एक टैब दे देगा। यहाँ पे एक टैब जो है वो 8 स्पेसेस के बराबर होता है। इस तरह दोस्तों अगर आप बैक स्लैश ए लगा दोगे तो ये आपको अलार्म बजाएगा। इस तरह अगर आप बैक स्लैश बी लगाओगे तो ये एक बैक स्पेस दे देगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप बैक स्लैश 2 दफ़ा बैक स्लैश लगा दोगे तो ये क्या करेगा, ये एक दफ़ा बैक स्लैश स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा एक दफ़ा। इसी तरह अगर आप बैक स्लैश के साथ ये सिंगल कोड लगा देते हो तो ये क्या करेगा, ये स्क्रीन के ऊपर इस तरह सिंगल कोड लगा देगा। अगर आप ये बैक स्लैश के साथ ये इस तरह डबल कोड लगाते हो तो ये क्या करेगा, ये स्क्रीन के ऊपर इस तरह डबल कोड लगा देगा। तो इस तरह बैक स्लैश का एक खास पर्पज होता है, इसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। सो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जितने भी मैसेज हैं इन सब के साथ क्या आए, एक न्यू लाइन पे आए, यानी पहले ये मैसेज आए उसके बाद ये नेक्स्ट मैसेज दूसरी लाइन पे आए, एक लाइन छोड़ दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम एंड लाइन लगा सकते हैं या फिर हम बैक स्लैश एन लगा सकते हैं। तो ये बैक स्लैश एन न्यू लाइन पे जाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा स्पेस देता हूँ खूबसूरत करने के लिए। तो यहाँ भी बैक स्लैश एन और उसके बाद मैं यहाँ भी बैक स्लैश एन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ भी बैक स्लैश एन और एक स्पेस, बैक स्लैश एन और एक स्पेस। तो पहले ये न्यू लाइन पे आएगा फिर एक स्पेस देगा, ठीक है। और यहाँ भी बैक स्लैश एन और यहाँ पे भी बैक स्लैश एन और फिर यहाँ पे भी और अगेन यहाँ पे भी और लास्ट पे जो मेरा आंसर डिस्प्ले हो रहा है उसके ऊपर मैं 2 दफ़ा बैक स्लैश एन लगा लेता हूँ। दोस्तों जितनी दफ़ा बैक स्लैश एन लगाओगे उतनी वो लाइन छोड़ देगा। यानी आपने 2 टाइम बैक स्लैश एन लगाया तो यानी ये 2 लाइन्स जो है वो छोड़ के तीसरी लाइन पर जाकर ये चीज़ डिस्प्ले करेगा। ओके, तो ये मतलब होता है बैक स्लैश एन का। चलें इसको अब मैं कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने किया इसको कंपाइल और ये देखें ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे ये कह रहा है जी एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 1। लेट्स मैंने एज ऑफ स्टूडेंट 1 दे दी 12, एंटर किया। ये कह रहा है जी, ये देखें इसने दरमियान में एक लाइन छोड़ दिया है बैक स्लैश एन की वजह से। उसके बाद कहता है जी एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 2। लेट्स मैंने कहा दिया 22, उसके बाद मैंने कहा 12, उसके बाद मैंने कहा 18, फिर मैंने कहा लेट्स से 12, फिर मैंने कहा 15, फिर मैंने कहा 16, फिर मैंने कहा 18 और फिर मैंने कहा 13 और फिर मैंने कहा लेट्स से 10। ये 10 कहने के बाद मैंने एंटर हिट किया तो वो देखो दोस्तों आपके पास एवरेज ऑफ एज आ गई है 14। तो इस तरह से आप एवरेज ऑफ एज फाइंड कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो लास्ट पे मैसेज आ रहा है ये हम चाहते हैं जब हम मैसेज तब आए जब हम जो है कोई एंटर प्रेस करें, यानी कोई भी की स्क्रीन पे प्रेस करें तब ये कंपाइलर जो है ये मैसेज शो करे। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका जो कंपाइलर है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है किसी स्पेसिफिक लाइन पे स्टे करे, तो अगर आपने अपने क्योंकि आपको पता है कंपाइलर स्टे नहीं करता, कंपाइलर
लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर एंड लास्ट तक जो है वो रीड कर देता है एक दफ़ा सारा कोड। तो हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो C++ के अंदर किसी स्पेसिफिक लाइन पे स्टे करना, खड़े होना, और आप चाहते हो तब ये कंपाइलर तब तक उस लाइन पे खड़ा रहे जब तक आप ना चाहो दोस्तों, उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका कोड जो है, उस बिल्ट इन फंक्शन कोड जो है इस conio.h हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। सो आपने जब भी वो फंक्शन यूज़ करना बिल्ट इन जो कि किसी स्पेसिफिक लाइन के ऊपर कंपाइलर को स्टे करता है, तो उसके लिए आपको ये conio.h वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सो हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। अब उस फंक्शन का क्या नाम है? उस फंक्शन का नाम है getch, और आगे ये फंक्शन के नाम के आगे ये राउंड ब्रेसेस होती हैं, तो लास्ट पे सेमीकोलन। ओके जी, तो ये जो गेट लाइन फंक्शन है, getch फंक्शन है, ये क्या करता है? ये आपके किसी भी स्पेसिफिक लाइन के ऊपर आपके कंपाइलर को स्टे करवा देता है, यानी खड़ा कर देता है, और जब तक आप नहीं कोई की प्रेस नहीं करता कीबोर्ड से, तब तक कंपाइलर आगे मूव नहीं करता। अब क्या होगा, जैसे दोस्तों आपका ये कोड एंड होगा तो यहाँ पे कंपाइलर आके रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। जैसे ही आप कोई की प्रेस करोगे देन आगे जाके रिटर्न 0 के साथ सॉफ्टवेयर को देन क्लोज कर देगा। ओके, अब मैं आपको अगर दोबारा दिखाऊं तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखें ज़रा, यहाँ पे मुझे कह रहा पहले एज दो, फिर मैंने कहा 13, फिर मैंने कहा 15, फिर मैंने कहा 22, फिर मैंने कहा 25, फिर मैंने कहा 26, और फिर मैंने कहा 14, फिर मैंने कहा 18, फिर मैंने कहा 22, और फिर मैंने कहा 10, और एंटर किया, और वो देखें उसने मुझे फाइनल आंसर डिस्प्ले किया, और देन वो अभी स्टे किया हुआ है उसने लाइन नंबर 30 के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे getch यूज़ किया हुआ। तो यही दोस्तों फ़ायदा होता है getch का कि आप इजीली अपने कोड को किसी भी लाइन पे जो है वो स्टॉप करवा सकते हो अपने कंपाइलर को getch के ज़रिए। चलें जी, अब जैसे मैं कोई की प्रेस करूँगा देन देखें साथ ही वो मैसेज आ गया और साथ ही सॉफ्टवेयर बंद हो गया। तो ये दोस्तों आज की हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसका मैंने आपको डिटेल के साथ जो है वो सोल्यूशन बताया। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ जाता है जी एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे इन्होंने ये देखें, इन्होंने ये करके भी दिखाया हुआ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले सारी एजेस को प्लस करके एक टोटल एज वाले वेरिएबल में स्टोर किया, देन उस टोटल एज को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ एज के ऊपर और उसका एवरेज एज फाइंड करके दे दिया। तो ये एक तरीका ये भी हो सकता था। ठीक है, चलें बढ़िया हो गया। नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों ये इन्होंने प्रोग्राम करके आपको दिखाया हुआ है जैसे मैंने किया। आगे चलते हैं हम और देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशंस। अब एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब है दोस्तों, मान लें कि आपके पास जो है, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, फ़र्ज़ करें मान लें, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व होगी, फिर क्या चीज़ सॉल्व होगी। मान लें कि यहाँ पे जैसे इन्होंने एक एक्सप्रेशन दी हुई है जी, लेट्स से a इंटू एक्स का स्क्वायर। चले मान लें यहाँ पे आपके पास एक एक्सप्रेशन है 25 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 88 और माइनस और 12 प्लस 26। लेट्स से ये आपके पास मान लेंगे एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये बताना सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको पता एक्सप्रेशन की पैरेंथेसिस वो देखी जाती है, प्रेफरेंस देखी जाती है कि सबसे पहली प्रेफरेंस किसकी होती है। सबसे पहली प्रेफरेंस आपको पता है दोस्तों कर्ली ब्रेसेस की होती है। जो कर्ली ब्रेसेस लगी हुई हैं इनकी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है। तो सबसे पहली आपकी ये 12 और 26 आपस में ऐड होंगे। तो ये 12 और 26 आपस में ऐड होने पर क्या आंसर आएगा, 26 को 12 में ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 38। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 38। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आप बताओ अब क्या सॉल्व होगा इनमें से। अब दोस्तों इनमें से सबसे प्रेफरेंस किसकी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम प्रेफरेंस होती है, यानी ये दोनों की प्रेफरेंस सेम होती है। अब इन दोनों में से कौन सा पहले सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। सो दोस्तों आपको मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपके एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा ऐसे ऑपरेटर्स आ जाएं जिनकी सेम प्रेसिडेंस हो, तो हम क्या करते हैं, फिर हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं और जो पहले आता है उसको पहले सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलूँ तो सबसे पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन अब होगी, तो 25 23 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मान लें यहाँ पे छोटी कोई वैल्यू रख लेते हैं हम, यहाँ पे 2 इंटू 2 रख लेते हैं। चलें ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जवाब आया 4। तो यहाँ पे आ गया आंसर 4। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ बाकी रिमेनिंग पे क्या बच गया, एक डिवीजन बच गया और एक माइनस बच गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे चले मैं इसको भी छोटी कोई वैल्यू दे देता हूँ और चलें बढ़िया हो गया। ओके जी, अब क्या होगा, अब डिवीजन की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है या माइनस की, तो डिवीजन की प्रेफरेंस सबसे पहले हाई होती है। तो सो पहले ये डिवीजन सॉल्व होगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आंसर आएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। तो जैसे 2 आएगा उसके बाद क्या होगा, उस 2 में से माइनस, उसके बाद अब क्या बच गया, सिर्फ जस्ट माइनस। सो 2 में से 38 माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा यहाँ पे -36। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया -36। तो ये होती है दोस्तों प्रेसिडेंस ऑफ एक्सप्रेशंस। चलें ये भी मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन सॉल्व करवा दिया। यही यहाँ पे ये बेसिकली बता रहा है जो मैंने आपको अभी भी सॉल्व करवाया।
चलें जी, नेक्स्ट आता है जी यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स। कहता है ऑपरेटर्स को यूज़ करो। ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का। अब उसने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है जी राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ 4 डिजिट्स इंटीजर फ्रॉम यूजर एंड शोज द डिजिट्स ऑन द स्क्रीन सेपरेटली, आई.ई. इफ द यूजर एंटर। यानी दोस्तों वो बेसिकली क्या कह रहा है, कहता है फर्स्ट करें एक यूज़र है जिसने एंटर किया है 4 डिजिट की वैल्यू, यानी 7845। ये एक वैल्यू है जिसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, एक इंटीजर वैल्यू जिसके अंदर 4 डिजिट्स हैं। लेकिन कहता है जब आप इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करो ना, तो ये कैसे डिस्प्ले हो, ये कुछ ऐसे डिस्प्ले हो 7 8 4 और 5 ऐसे। या फिर वो कह रहा है वो उल्टा डिस्प्ले कर रहा है, यानी वो कह रहा है पहले 5 डिस्प्ले हो, फिर 4 डिस्प्ले हो, यानी उल्टी वैल्यूज डिस्प्ले हो, और उसके बाद 8 डिस्प्ले हो और फिर 7 डिस्प्ले हो। तो कुछ इस तरह से। तो क्या आप ये कर सकते हो? यस कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। चलें करते हैं इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे। तो चलें जी, बढ़िया हो गया। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले यूजर से ये 4 डिजिट्स की एक इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हमने यूजर से 4 डिजिट्स की एक इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो इंटीजर वैल्यू लेने के लिए हमने इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लिया, लेट्स से ए के नाम से। लेट्स से हम चले ए के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, ए नाम से, ठीक है। अभी ए नाम के वेरिएबल के अंदर हमने यूजर से एक इंटीजर वैल्यू लेनी है जिसके अंदर कितने डिजिट्स होंगे, 4 डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पे पहले हम एक मैसेज यूजर को डिस्प्ले करते हैं, डबल कोर्स /n एक स्पेस देने के लिए, और यहाँ मैं कहता हूँ जी एंटर 4 डिजिट वैल्यू, एंटर 4 डिजिट वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र 4 डिजिट वैल्यू देगा उसको हासिल करने के लिए सी इन, और उसको हमने किस में रखना है, इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे ए के अंदर मैंने वो 4 डिजिट वैल्यू ले लिया है। तो ये जो 4 डिजिट वैल्यू थी ये यूज़र से मैंने इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर टेक कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक ऐसा लॉजिक लगानी है कि ये जो आपने यूज़र से एक ही वेरिएबल के अंदर 4 डिजिट की वैल्यू ली है, इसको आपने अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो सेपरेट कैसे करेंगे, बहुत ईजी है दोस्तों। सिंपली दोस्तों अगर आपको याद हो तो आप जब भी किसी भी इंटीजर वैल्यू का मॉड लेते हो ना, फर्ज करो जब आप ये आपको बस मान लो ये 7845 एक वैल्यू है, इसका अगर आप मॉड लो 10 के ऊपर, तो दोस्तों ये आपको क्या आंसर करेगा, ये आपको जो भी आपके वैल्यू में लास्ट डिजिट होगा ना वो आपको रिमाइंडर के तौर पर डिस्प्ले कर देगा। सो यहाँ पे आपको ये रिटर्न करेगा 5। तो वो देखिए हमने पहली वैल्यू क्या डिस्प्ले करनी थी, 5। तो यहाँ पे इस तरह से हम 5 डिस्प्ले कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 5 डिस्प्ले करने के लिए हमने ये मॉड लेना 10 के ऊपर। सो यहाँ पे मॉड लेने के लिए हम यहाँ पे क्या देते हैं जी सी आउट, और यहाँ पे हम क्या देते हैं जी 4 डिजिट इज, और उसके बाद मैंने क्या दिया सी आउट, और यहाँ मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा ए का मॉड ले लो किसके ऊपर, 10 के ऊपर। तो ये क्या करेगा, ये सी आउट आपको पता ना, सी आउट के अंदर अगर हम कोई फार्मूला लगाएं तो ये उस फार्मूला को पहले सॉल्व करता है, फिर उसका आंसर स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। तो ये ए मॉड 10 का क्या करेगा, हमें जो भी लास्ट डिजिट होगा इस ए की वैल्यू 4 डिजिट्स के अंदर जो भी लास्ट डिजिट होगा तो वो हमें डिस्प्ले कर देगा। मान लें यही वैल्यू है तो इसमें 5 जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं क्या आए, उसके बाद हम चाहते हैं एक कॉमा, इसके बाद एक कॉमा आए, यानी जैसे वो कह रहा था कि पहले एक डिजिट आए फिर उसके बाद कॉमा डिस्प्ले हो, तो देन ये कॉमा उसके बाद एक स्पेस आए। चलें इतना कर लिया, चलें बढ़िया हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, उसके बाद दोस्तों देन अब हमने ये दूसरा जो सेकंड लास्ट डिजिट है अब ये डिस्प्ले करना है। तो सेकंड लास्ट डिजिट डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कैसे करते हैं दोस्तों, किसी भी वैल्यू में से अगर आपने कोई वैल्यू डिजिट रिमूव करना हो तो हम क्या करते हैं, मान लें कि आपने 7845 को अगर डिवाइड करो 10 के ऊपर तो ये क्या करेगा, ये आपको आंसर देगा 784, ये आंसर देगा, यानी ये लास्ट वाला डिजिट है ये रिमूव कर देगा खुद ब खुद। सो हमने यही यहाँ पे किया, हमने कहा ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। चलें ये हमने कर दिया। अब इससे क्या होगा, ए की जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करेगा 10 के ऊपर, जो आंसर बचेगा उस आंसर को उठाकर ए में स्टोर कर देगा। सो ए में क्या आंसर स्टोर होगा, ए में सिर्फ ये 3 डिजिट्स अब रिमेनिंग पे स्टोर हो जाएंगे। वो जो 3 डिजिट्स स्टोर हुए अब उनको अगेन हमने क्या किया, उसको अगेन हमने उसका मॉड ले लिया। तो मॉड ले लिया अगेन 10 के ऊपर, तो वो अगेन मॉड 10 क्या करेगा, वो अगेन ये जो लास्ट वाला डिजिट है 4 ये हमें रिमाइंडर के तौर पर दे देगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जाते हैं कॉमा डिस्प्ले और फिर एक स्पेस, और फिर अगेन हमने क्या करना है, अब ये 4 डिस्प्ले कर दिया। अब बाकी 4 डिस्प्ले हो गया, उसके बाद क्या हम चाहते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं ये जो 4 है ये यहाँ से इस वैल्यू में से रिमूव हो जाए। तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम उस चीज़ का डिवाइड कर देंगे। तो हमने कहा ए इक्वल टू ए डिवीजन 10। तो अभी ये क्या करेगा, ये लाइन जब चलेगी ये अगेन जो है ए की जो भी करंट वैल्यू है यानी 784 उसको डिवाइड करेगा 10 के ऊपर। तो जवाब क्या रिमाइंडर फाइनल में बचेगा, यानी आपको जो आंसर बचेगा वो आ जाएगा 78, सिर्फ इतना बचेगा। इस लाइन के चलने से आंसर क्या बचा था 784,
ठीक है। तो इस तरह से तो ये आपके 2 डिजिट्स बच गए। अब इन 2 डिजिट में से जो लास्ट वाला डिजिट है ये हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम अगेन क्या करेंगे, सी आउट, और सी आउट के अंदर हमने कहा ए मॉड 10, और उसके बाद हमने एक कॉमा डिस्प्ले किया और एक स्पेस, देन ओके, डन हो गया। तो अब क्या हुआ, इस लाइन के चलने से क्या हुआ, स्क्रीन के ऊपर ये जो 2 डिजिट थे इनमें से जो लास्ट डिजिट है 8 वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा इस लाइन के चलने से। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, अब ये जो 8 है ये रिमूव हो जाए, बाकी ये जो एक डिजिट है ये बाकी सिर्फ रिमेनिंग में बच जाए। तो उसके लिए अगेन हम करेंगे ए इक्वल टू ए डिवीजन 10, ठीक है। चलें, जब ये लाइन चलेगी तो ये अगेन जो है वो आपके 2 डिजिट थे 7 8, उसमें से लास्ट वाला डिजिट रिमूव हो जाएगा तो एक ही डिजिट बच जाएगा जिसका नाम जो कि है 7। उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, सी आउट के साथ प्रिंट कर देंगे ए मॉड 10, और उसके बाद लास्ट में बस सेमीकोलन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये लाइन जब चलेगी तो ये आपका जो ये एक डिजिट था 7 तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह हमारे क्या हुए, 4 डिजिट थे वो 4 के 4 हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिए हैं, ठीक है। तो ये इस कोड का सोल्यूशन था, ठीक है। चलें, अब मैं आपको डिटेल से समझा दिया, तो इसको मैं आप कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ मैं इसको करता हूँ कंपाइल, और यहाँ पे ये मुझसे मांग रहा है एंटर 4 डिजिट वैल्यू। लेट्स मैंने कह दिया 7845, एंटर किया, और वो देखें दोस्तों 4 डिजिट इज़ 5, 4, 8, 7। सो देखें एग्जैक्ट 100% हमारा सोल्यूशन जो है वो आ गया। सो इस कोड को आप बैठ के समझिएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट में पूछिएगा, वरना आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगी जब आप इसको फोकस करके समझेंगे खुद। मैंने जैसे डिटेल समझाया, इसको बैठ के खुद मैनुअली जो है वो है अपने हैंड के साथ जो है सॉल्व कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको क्लियर समझ आ जाएगी। चलें, ये प्रोग्राम निकाल दिया, नेक्स्ट चलते हैं जी। और चलें जी, ओके, ये प्रोग्राम इन्होंने भी करके दिखाया भाई। जैसे ये देखें, इन्होंने 5 6 7 8 4 डिजिट की एक वैल्यू लिया और उसके बाद उन चारों डिजिट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है जी। तो उसके बाद दोस्तों आपके पास ये देन इन्होंने इस लेक्चर के अंदर एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने खुद सॉल्व करनी है, ओके। आपने क्या करना है, खुद सॉल्व करनी है प्रैक्टिस के तौर पर। ये मैं आपको समझेंगे प्रैक्टिस के तौर पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रेडियस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट द डायमीटर, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। यानी आपने क्या करना है दोस्तों, आपने एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है जिसमें आपने यूजर से एक सर्कल का रेडियस लेना है, यानी टेक करना है, रेडियस ऑफ सर्कल लेना है, और आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है उसका डायमीटर, उसका सर्कमफ्रेंस और उसका एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। अब इन तीनों चीज़ों का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला आपको यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे देखें, ये इन्होंने आपको फार्मूला दिया हुआ है, कहता है फार्मूला IE, डायमीटर फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 × R। R यहाँ पे क्या रेडियस है, और रेडियस आपने अभी भी यूजर से लिया था, ठीक है। उसके बाद कहता है सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है 2πr। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142, 3.142 ये वैल्यू होती है पाई की। उसके बाद आर यहाँ पे क्या रेडियस है, एंड एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो आर यहाँ पे क्या रेडियस है, यानी रेडियस को आपने आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है और देन जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देना पाई के साथ। तो पाई की वैल्यू मैंने आपको बता दी है 3.142 वैल्यू होती है। तो इस तरह आपने इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए खुद से इस प्रोग्राम की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो ये नेक्स्ट लास्ट पे रहते हैं जी टिप्स। अब टिप्स में क्या कहता है, यूज़ डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ वेरिएबल्स। कहता है आप जब भी अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल्स के नाम बनाओ तो कहता है उनके नेम जो है डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, यानी ऐसे नेम होने चाहिए जिनकी एक प्रॉपर मीनिंग बन रहा हो, यानी जिनको देखकर समझ लग रही है अच्छा ये वेरिएबल किस काम के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद कहता है आइडेंट द कोड फॉर बेटर रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। कहता है जब भी आप कोड करो तो उसकी जो उसको जो कोड करने का जो स्टाइल है वो प्रॉपर, यानी उसकी अलाइनमेंट जो है ना उसको मेंटेन जरूर करो। जैसे कि देखो ये मेरे कोड की सारी अलाइनमेंट देखो सीक्वेंस के साथ लगी हुई है, देखो कोई भी आगे पीछे जा रही है लाइन नहीं, सारे एक सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं अलाइनमेंट। तो कहता है अलाइनमेंट अपनी अच्छी करो ताकि कोड को रीड करने में हमें आसानी हो। नेक्स्ट कहता है यूज पैरेंथेसिस फॉर क्लैरिटी एंड टू फोर्स द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन इन एन एक्सप्रेशन। कहता है जब आप कोई एक्सप्रेशन लिखो तो उस एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट्स यानी जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, कर्ली ब्रेसेस होती हैं, उनको कहता है इस्तेमाल ज़रूर करो ताकि हमें पता चले किस चीज़ को पहले सॉल्व करना है, या कंपाइलर को जो है वो ईजी हो जाए एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। उसके बाद कहता है री यूज़ ऑफ वेरिएबल्स फॉर बेटर यूज़ ऑफ मेमोरी। कहता है ऐसे ना करो कि आपने फ़र्ज़ करो अगर 10 काम करें तो 10 काम करने के लिए आपने 10 वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। कहता है ऐसे मत करो। कहता है आप ज़्यादा कोशिश ये किया करो कि थोड़े वेरिएबल में ज़्यादा काम हो जाए आपका, ठीक है, ताकि आपकी, क्योंकि जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उतनी ज़्यादा आपको मेमोरी एलोकेशन करवानी पड़ती है, जिससे क्या होता है आपका प्रोग्राम सुस्त काम करता है, यानी जितनी ज़्यादा मेमोरी आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रोग्राम स्लोली काम करेगा। तो कहता है इसको आप कम से कम वेरिएबल्स में काम को जो है वो
कंप्लीट किया करो। टेक केयर ऑफ डिवीजन बाय ज़ीरो, कहता है कभी भी इस चीज़ का खास ख्याल रखो, कभी भी किसी भी वैल्यू को जीरो पे डिवाइड मत करो, क्योंकि आपको पता है जब हम किसी भी वैल्यू को जीरो पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ का आपने कहता है खास ख्याल रखना। उसके बाद कहता है एनालाइज द प्रॉब्लम प्रॉपरली एंड देन स्टार्ट कोडिंग, कहता है जब भी आप कोड यानी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो कहता है उस प्रॉब्लम को मुंह उठा के पागलों की तरह बस करना स्टार्ट ना कर दो, उसका कोड फ़ौरन से करना स्टार्ट ना कर दो, यानी ज़्यादा आप न्यूटन ना बनो। पहले क्या करो, उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से एनालाइज करो, यानी समझो, देखो कि उस प्रॉब्लम में कहाँ क्या गया आपको, फिर देन यानी जितने मर्जी आप बड़े प्रोग्रामर हो, लेकिन एक अच्छे प्रोग्राम की ये निशानी होती है कि पहले वो प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से देखता है, एनालाइज करता है और देन उसके बाद उसको कोड करता है। ये नहीं बस प्रॉब्लम देखी मुंह उठा के उसको कोड करना शुरू कर दिया, तो बाद में क्या होता है, इस तरह क्या होता है, फिर जब आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझते नहीं हो ना, फिर जब आप कोड कर रहे होते हैं ना, तो फिर उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, यानी कभी आपको पता नहीं चलता यहाँ मैंने क्या यूज़ करना था, फिर आप दोबारा से फिर प्रॉब्लम को रीड करते हो। तो इससे बेटर तरीका ये है कि पहले आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से रीड कर लो, उसके बाद आप उसका कोड करना जो है वो स्टार्ट करो। तो यहाँ तक हमारा जो है आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।